तो कल 14 फरवरी को यानी कि वैलेंटाइंस डे के दिन मार्वल स्टूडियोज ने इस साल की अपनी पहली लाइव एक्शन मूवी को रिलीज कर दिया है एंड इस मूवी का नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइजी की चौथी मूवी है। और अगर बात करें इस मूवी की स्पेशलिटी की, तो इस मूवी की खास बात यह है कि इस मूवी के अंदर हमें कैप्टन अमेरिका के साथ साथ कई सारे अलग अलग हल्क्स भी दिखे हैं, यानी कि रेड हल्क और लीडर और इन जैसे हल्क कैरेक्टर्स की वजह से ये मूवी काफी बढ़िया है। सो इसीलिए आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं इसी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर देना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सको। आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की स्टोरी स्टार्ट होती है थंडरबोल्ट रॉस से, और ये थंडरबोल्ट रॉस एमसीयू का वही कैरेक्टर है जो कि पहले यूएस आर्मी के अंदर जनरल हुआ करता था और इसी की वजह से ब्रूस बैनर हल्क बना था। और अगर बात करें इसके लास्ट अपीयरेंस की, तो एमसीयू में हमने थंडरबोल्ट रॉस को लास्ट टाइम देखा था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, और उसके बाद अब ये सीधा हमें यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो थंडरबोल्ट रॉस के एक्टर हैं उनकी अभी से काफी साल पहले मौत हो चुकी है, और इसीलिए मार्वल्स स्टूडियोज ने थंडरबोल्ट रॉस को इन एक्टर से रिप्लेस कर दिया है और इन नए वाले एक्टर का नाम है हैरिसन फोर्ड। सो दोस्तों जैसे ही इस थंडरबोल्ट रॉस से मूवी की स्टार्टिंग होती है, वैसे ही हमें ये पता लगता है कि ये थंडरबोल्ट रॉस अब यूएसए का प्रेसिडेंट बन चुका है, यानी कि अब से थंडरबोल्ट रॉस ही पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रूल करेगा। लेकिन अब इसके बाद ही 5 महीने बीत जाते हैं, और 5 महीने बीतने के बाद हम सीधा सैम विल्सन से मिलते हैं, यानी कि एमसीयू के नए कैप्टन अमेरिका से हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर सैम विल्सन यानी कि नया वाला कैप्टन अमेरिका यूएस मिलिट्री के एयरक्राफ्ट में कई सारे सोल्जर्स के साथ मिलकर यूएसए से सीधा मेक्सिको जाता है, और इस टाइम पर सैम के साथ उसका साइड किक टोरस भी होता है। और हम ये जानते हैं कि सैम विल्सन के कैप्टन अमेरिका बनने के बाद उसका दोस्त या फिर यू है उसका साइड की एक टोरस अब फैलन बन चुका है। हम ये जानते हैं कि सैम और उसके बाकी साथी मेक्सिको एक मिशन पर आए होते हैं, और इस मिशन के अंदर उन्हें कई सारे टेररिस्ट से फाइट करनी होती है। असल में यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि मेक्सिको के अंदर एक काफी पावरफुल टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है सर्पेंट ग्रुप, और इस सर्पेंट ग्रुप ने इस टाइम पर जापान के एक खास चीज को चोरी कर लिया है, और जापान की वो खास चीज इस टाइम पर एक कंटेनर के अंदर होती है, जो कंटेनर इस सर्पेंट ग्रुप के बॉस के पास होता है, और इस सर्पेंट ग्रुप का बॉस होता है साइड वाइडर, यानी कि ये द बॉयज का स्टैंड एडगर। और अब क्योंकि यूएसए और जापान दोनों फ्रेंडली कंट्रीज हैं, इसीलिए जापान की इस खास चीज को वापस लाने का जिम्मा यूएसए ने उठाया है, जिस वजह से सैम विल्सन और यूएस मिलिट्री के ऑफिसर्स यहाँ पर ये कंटेनर लेने आए हैं। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद ही सैम विल्सन और टोरस दोनों मिलकर इस ग्रुप के अड्डे में घुसते हैं, जिसके बाद ही सैम विल्सन की यहाँ के सारे टेररिस्ट से फाइट स्टार्ट होती है। इस फाइट के अंदर हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इस्तेमाल करना काफी बढ़िया से सीख जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर फैकन के नए वाले सूट को देखते हैं, जिस सूट के जो विंग्स होते हैं वो वाइब्रेनियम के बने होते हैं, और इसीलिए वाइब्रेनियम से बनी इन स्ट्रंग विंग्स का यूज करके सब विल्सन बड़े आराम से इन सारे टेररिस्ट को पीट देता है। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी पता लगता है कि सैम विल्सन के जो वाइब्रेनियम से बने विंग्स हैं वो उसे वाकांडा कंट्री ने एज गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि दोस्तों हम इस बात को जानते हैं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर सैम विल्सन ने भी वाकांडा में रहकर वाकांडा के लिए फाइट की थी। अब इसके बाद ही सैम विल्सन यहाँ के सारे गुंडों को पीटने के बाद इन सब के लीडर के पास पहुंचता है, यानी कि सर्पेंट ग्रुप के बॉस साइड वाइडर के पास, और उसके पास पहुंचने के बाद ही वो ये देखता है कि जापान कंट्री का वो खास कंटेनर अभी उसके हाथों में है, और फिर इसलिए सैम विल्सन साइड वेंडर से वो कंटेनर ले लेता है। लेकिन साइड वेंडर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन कंटेनर मिलने की वजह से सैम विल्स अपनी टीम के साथ वापस यूएसए आ जाता है। अब वापस यूएसए आने के बाद हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन टोरस से काफी ज्यादा खुश होता है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि मेक्सिको के अंदर टोरस ने उसकी काफी हेल्प की थी, एंड इसीलिए टोरस से खुश होकर सैम विल्सन उसे सीधा अपने पुराने दोस्त आया ब्रैडली से मिलवा है। अब दोस्तों जिन्होंने भी फैकन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज देखी है वो सभी के सभी आया ब्रैडली को जानते ही होंगे, लेकिन हाँ अगर तब भी कोई इस कैरेक्टर को नहीं जानता है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी आगे चलकर हमें इसके बारे में फिर से पता लगेगा। अब यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही टोरस को आइज ब्रैडली से मिलवा है, वैसे ही वो उसे बताता है कि आइजक ब्रैडली एक सुपर सोल्जर है, एंड वो भी एक टाइम पर कैप्टन अमेरिका रह चुका है। ये बात जानकर टोरस काफी ज्यादा दंग रह जाता है, लेकिन इसी के आगे सैम टोरस को ये बताता है कि जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स रेड स्कल को हराने के बाद बर्फ में दबकर खो गए थे, तब उसके बाद यूएसए कंट्री ने आया ब्रैडली को अपना नया कैप्टन अमेरिका बनाया था, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आइज ब्रैडली भी स्टीव रॉजर्स की तरह ही काफी ज्यादा स्ट्रांग और बहादुर था, जिस वजह से आइज ब्रैडली की ताकत, बहादुरी और देशभक्ति को देखकर उसे स्टीव रॉजर्स के बाद कैप्टन अमेरिका बनाया गया। लेकिन कैप्टन अमेरिका बनने के कुछ टाइम बाद ही आइजा ब्रैडली को 30 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया, और फिर 30 साल जेल काटने के बाद ही वो आजाद हुए। अब टोरस जैसे इस बात को सुनता है वैसे ही वो काफी ज्यादा दंग रह जाता है, और इसीलिए वो आइज ब्रैडली से पूछता है कि आखिरकार आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, और जब आप एक कैप्टन अमेरिका थे तो यूएसए ने आपको 30 सालों के लिए जेल में क्यों डाला। ये बात सुनने के बाद ही आइज ब्रैडली टोरस को ये बताता है कि जब स्टीव रॉजर्स के बाद उसे कैप्टन अमेरिका बनाया गया तब उसने कई सारे सक्सेसफुल विशर्स किए
और हर बार अपने कई सारे साथियों की जान बचाई और इसीलिए मेरी पॉपुलर बढ़ने लगी। लेकिन यूएसए की गवर्नमेंट ये कभी नहीं चाहती थी कि एक ब्लैक आदमी एक फेमस सुपर हीरो बने, और इसीलिए यूएसए की गवर्नमेंट ने मुझे अचानक से अरेस्ट कर लिया और मुझे जेल में डालकर 30 सालों तक मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करते रहे, और 30 सालों के बाद ही मुझे जेल से आजादी मिली। और इसी वजह से मैं अपने देश से तो प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे इस यूएसए देश की सरकार से बहुत नफरत है। हालांकि इन सारी बातों को जानने के बाद ही टोरस, सैम विल्सन और आया ब्रैडली तीनों काफी बातचीत करते हैं, और टोरस और ब्रैडली की भी दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। लेकिन फिर तभी अचानक से सैम विल्सन को एक फोन आता है, और फोन उठाने पर सैम विल्सन को यह पता लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए यानी कि थंडरबोल्ट रॉस ने व्हाइट हाउस के अंदर एक मीटिंग और एक पार्टी रखी है, और इस मीटिंग प्लस पार्टी के अंदर से विल्सन को भी इनवाइट किया जा रहा है। अब वैसे दोस्तों, जो लोग व्हाइट हाउस के बारे में नहीं जानते उन सबको मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे इंडिया कंट्री के अंदर हमारे प्रेसिडेंट हाउस में रहते हैं, वैसे यूएसए के प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में रहते हैं, और यही व्हाइट हाउस उनका ऑफिस भी होता है। अब मीटिंग का इन्विटेशन मिलने के बाद ही हम ये देखते हैं कि सैम विल्सन जल्दी से तैयार होता है और आइज ब्रैडली एंड टोरस दोनों को साथ लेकर सीधा व्हाइट हाउस जाता है, यानी कि ये तीनों के तीनों पार्टी ज्वाइन करते हैं। यहाँ व्हाइट हाउस आने के बाद ही सैम विल्सन की मुलाकात प्रेसिडेंट से होती है, यानी कि थंडरबोल्ट रॉस से, और सैम विल्सन से मिलने के बाद ही थंडरबोल्ट रॉस उससे कहता है कि वो सैम विल्सन से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि उसने मेक्सिको के अंदर अपने मिशन को काफी बढ़िया तरीके से पूरा किया है, और जापान की जो चीज सर्पेंट ग्रुप ने चुरा ली थी वो भी सैम विल्सन बड़े आराम से वापस ले आया है। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा व्हाइट हाउस के मीटिंग हॉल को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि इस मीटिंग के अंदर सैम विल्सन, आइजक ब्रैडली, टोरस और उनकी तरह और सारे गेस्ट तो होते ही हैं, लेकिन उन्हीं सबके साथ साथ यहाँ पर थंडरबोल्ट रॉस और उसके अलावा दुनिया भर की काफी सारी कंट्रीज के हेड भी होते हैं, जैसे कि जापान के प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, और साथ ही साथ यहाँ पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। और ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर देखने में काफी हद तक पीएम मोदी जैसे लग रहे होते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस इस मीटिंग को स्टार्ट करता है, और वो सभी से कहता है कि आज से काफी टाइम पहले इंडियन ओशन के अंदर एक नए आइलैंड का जन्म हुआ है, जिसका नाम है सेलेटस आइलैंड। और दोस्तों, ये सेलेटिन आइलैंड और कोई नहीं बल्कि टियामत द सेलेटिन होता है, जिसके उभरते हुए इमरजेंस को इटर्नल ने रोक दिया था, लेकिन इसके सख्त होने की वजह से ये एक आइलैंड जैसा बन गया। और उसी की बात करते हुए थंडरबोल्ट रॉस सबसे कहता है कि जब इंडियन ओशन के अंदर इस लिटिल आइलैंड का इमरजेंस हुआ, तब दुनिया की सारी कंट्रीज का ध्यान इस पर गया, और इस आइलैंड पर आकर बहुत सारी कंट्रीज ने रिसर्च किया, एंड फिर जाकर हमें पता लगा कि ये आइलैंड एक नए तरह के मेटल से बना है, एक ऐसा मेटल जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता, लेकिन ये मेटल वाकांडा के वाइब्रेनियम से भी ज्यादा स्ट्रांग है, और इस मेटल का नाम है एडमेंटम। लेकिन जैसे एडमेंटम के बारे में दुनिया को पता लगा, वैसे उसे हथियाने की होड़ मच गई, और इसीलिए कई सारे देशों के बीच अनबन होने लगी। लेकिन तब जाकर हमारा देश यानी कि यूएसए सामने आया, और हमने इन सारे देशों का संगठन बनाने का फैसला लिया, और हमने ये डिसाइड किया कि हम ये सारे देश एक साथ मिल जाएं और साथ मिलकर उस सारे एडमेंटम को आपस में बांट लें, ताकि सभी को एडमेंटम ही मिल जाए और किसी के बीच टकराना ना हो। और आज के दिन इस मीटिंग में हम सारे देश मिलकर उसी प्रस्ताव को पास करने आए हैं। अब इसके साथ ही थंडरबोल्ट रॉस यहाँ पर यह भी कहता है कि हमारे मित्र देश जापान ने इस सेलेटिन आइलैंड पर पाए जाने वाले एडमेंटम पर काफी अच्छी रिसर्च की थी, और उन्होंने एडमेंटम के प्योर फॉर्म को अचीव कर लिया था, लेकिन उसी प्योर एडमेंटम को सरपेंट ग्रुप ने चोरी कर लिया, जिसके बाद हमारे कैप्टन अमेरिका ने मेक्सिको जाकर जापान के उस एडमेंटम से भरे कंटेनर को उनसे वापस ले लिया, और इसके लिए वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को थैंक यू बोलता है। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों के दौरान ही हम ये देखते हैं कि यहाँ इस मीटिंग में अचानक से जोर जोर से गाना बजने लगता है, और गाना बजने के साथ ही आइजा ब्रैडली खड़ा होता है, और वो पास में खड़े गार्ड की बंदूक छीनकर उस बंदूक से सीधा थंडरबोल्ट रॉस पर फायरिंग कर देता है। और सिर्फ आइज ब्रैडली नहीं, बल्कि वो व्हाइट हाउस में खड़े यूएसए के 4 सोल्जर्स भी सामने आते हैं, एंड वो लोग भी अपनी गन्स निकालकर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उस फायरिंग से थंडरबोल्ट रॉस बच जाता है, जिसके बाद सैम विल्सन जल्दी से आइज ब्रैडली को कंट्रोल करता है, और वो आइज ब्रैडली के हाथों से गन छीनने की कोशिश करता है, जिसके बाद आइज ब्रैडली और बाकी के वो 4 सोल्जर्स सभी से फाइट करने लगते हैं। अब इसी फाइट के दौरान यहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि यहाँ बिल्कुल ही ब्लैक विडो की तरह फाइट करती है, और वो एक एक करके सभी शूटर्स को ढेर कर देती है। एंड हमें इस लड़की के बारे में पता लगता है कि इस लड़की का नाम रूथ है, और ये यूएसए के प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस की पर्सनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, यानी कि उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड। और ये लड़की एक्चुअल में एक इजरायली है, जिसने कि रशिया के रेड रोम से ट्रेनिंग ली है, यानी कि दोस्तों ये सच की ब्लैक विडो है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये रूथ, सैम विल्सन और बाकी सारे गार्ड्स मिलकर 5 शूटर्स को पकड़ लेते हैं, और इन सब के पकड़े जाने के बाद ही सैम सीधा आईजे ब्रैडली के पास आता है, एंड वो उससे पूछता है कि आखिर यार उसने ऐसा क्यों किया और ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आइज ब्रैडली ने सीधा यूएसए के प्रेसिडेंट पर गोलियां चला दी। बट दोस्तों, सैम के ऐसा पूछने पर हम ये देखते हैं कि आइजक ब्रैडली को इस बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, और इसीलिए वो सैम से कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, और तुम जो कह रहे हो वैसा मुझे कुछ भी याद नहीं है। और दोस्तों, जिस तरह से बकी बांस विंटर सोल्जर बनकर जो भी कांड करता है वो उसे याद नहीं रहता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर आइजक ब्रैडली को देखकर भी लगता है, क्योंकि यहाँ पर इसे भी थंडरबोल्ट रॉस के ऊपर की जाने वाली
फायरिंग के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है, लेकिन अब क्योंकि इसने काफी बड़ा जुर्म किया होता है, इसलिए आइजक ब्रैडली को अरेस्ट करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। बट उसके जेल में जाने के बाद ही सैम उससे मिलने आता है और वह आइजक ब्रैडली से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो और तुम यूएस के प्रेसिडेंट पर कभी भी गोली नहीं चलाओगे, और इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस बारे में जानकर रहूंगा कि ये सब किसने करवाया है, और फिर उसके बाद मैं बहुत ही जल्द तुम्हें जेल से बाहर निकालूंगा। अब सैम विल्सन को भी ये पता था कि आइज ब्रैडली निर्दोष है और हो ना हो प्रेसिडेंट पर होने वाले हमले के पीछे कोई और है, और फिर इसीलिए सैम विल्सन सीधा टोरस से मिलता है एंड उसके साथ मिलकर उस मीटिंग की पूरी सीसीटीवी की फुटेज देखता है। और इस फुटेज में उन दोनों को काफी सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे कि सबसे पहले वो लोग ये देखते हैं कि मीटिंग में जब आइक ब्रैडली अपना फोन यूज कर रहा था तब अचानक से उसका फोन व्हाइट कलर में ब्लिंक होने लगा था, और ऐसे ही से चीज उन चारों सोल्जर्स के साथ भी हुई थी जिन्होंने की आइजक ब्रैडली के साथ मिलकर फायरिंग की थी। साथ ही साथ वो लोग यहाँ पर ये भी नोटिस कर लेते हैं कि उन पांचों ने मीटिंग में फायरिंग तभी स्टार्ट की थी जब वहां पर गाना चला था, और इसलिए ये दोनों ही श्योर हो जाते हैं कि मीटिंग में इन पांचों ने जो भी किया वो इनसे किसी ने करवाया था। और इसीलिए यहाँ पर सैम टोरस के साथ ये प्लान करता है कि वो उस बंदे को ढूंढ कर ही रहेगा जिसने ये सब किया है। लेकिन ये सब डिसाइड करने के बाद ही जैसे सैम विल्सन बाहर आता है और अपनी कार लेकर कुछ काम करने जाता है, वैसे ही रास्ते में ही उसे सर्पेंट ग्रुप का लीडर साइड बाइंडर घेर लेता है एंड वो उसकी गाड़ी पर हमला कर देता है। लेकिन सैम विल्सन उससे फाइट करता है एंड वो उसे पीट कर कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद ही सैम विल्सन को ये पता लगता है कि अब क्योंकि सैम विल्सन ने मेक्सिको में जाकर सर्पेंट ग्रुप के कई सारे मेंबर्स को मार दिया था और साइड वेयर के हाथों से जापान का कंटेनर भी छीन लिया था, इसीलिए साइड वेंडर ने ये सब अपना बदला लेने के लिए किया है। लेकिन यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही साइड वेंडर को हराकर उसे चित करता है, वैसे ही वहीं पर ही उसे एक फोन कॉल आता है और फोन कॉल उठाने के बाद ही सैम विल्सन को यह पता लगता है कि कोई शख्स सैम विल्सन पर नजर रख रहा है, क्योंकि वो आदमी सैम से फोन पर यह कहता है कि तुमने इसे तो यहाँ पर हरा दिया है, लेकिन अब आगे जो होने वाला है तुम उसमें से किसी भी चीज को रोक नहीं सकते हो। और फिर ये बोलकर वो आदमी फोन काट देता है। इस फोन के कटने के बाद सैम जल्दी से टोरस के पास आता है और वो टोरस से बोलकर इस फोन कॉल को ट्रैक करवाता है, जिसके बाद जाकर उन्हें ये पता लगता है कि ये कॉल उन्हें एक पुराने गवर्नमेंट फैसिलिटी से आई है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी एक दूर वीराने जंगल में है। लेकिन सैम और टोरस बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते एंड वो जल्दी से जाकर सीधा उस गवर्नमेंट फैसिलिटी में जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन दोनों को ये पता लगता है कि ये गवर्नमेंट फैसिलिटी सिर्फ एक दिखावे के लिए है, क्योंकि एक्चुअल में ये एक रिसर्च एरिया है जहां पर थंडरबोल्ट रॉस इलीगल एक्सपेरिमेंट्स करवाता है, और ये एक्सपेरिमेंट्स वो तब से करवाता रहा है जब वो आर्मी के अंदर जनरल था। लेकिन अब यहाँ पर सैम और टर उसको जैसी सारी बातें पता लगती है, वैसे उन सबके सामने नए कैरेक्टर की एंट्री होती है और ये कैरेक्टर होता है सैमुअल स्टन्स, यानी कि द लीडर। अब द लीडर को देखकर सैम विल्सन और टोरस दोनों काफी दंग रह जाते हैं, क्योंकि एज ऑफ कोर्स द लीडर भी हल्की तरह पूरा ग्रीन था और उसके सर का भेजा फ्राई हो चुका था। यहाँ पर लीडर को देखकर सैम उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो और आखिरकार तुम ये सारी चीजें क्यों करवा रहे हो। और हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि हो ना हो प्रेसिडेंट पर होने वाले हमले में तुम्हारा हाथ जरूर है। अब सैम की सारी बातें सुनकर लीडर उससे कहता है कि एक्चुअल में मेरा नाम सैमुअल स्टन्स है और मैं एक साइंटिस्ट हुआ करता था, लेकिन जब एक बार ब्रूस बैनर ने मेरे पास आकर मदद मांगी तब उसकी मदद करने के दौरान उसका गामा रेडिएशन वाला ब्लड मेरे सर पे गिर गया और वो मेरे सर के जख्म के जरिए सीधा मेरी बॉडी में आ गया, जिस वजह से मैं ऐसा बन गया। हालांकि ऐसा होने से मेरा चेहरा और मेरी बॉडी तो खराब हो गई, लेकिन उस वजह से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा एडवांस हो गया और मैं बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट बन गया। लेकिन जैसे ही मेरे बारे में थंडरबोल्ट रॉस को पता लगा, वैसे ही उसने मुझे कैप्चर कर लिया और उसने मेरे ऊपर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उस दौरान मैं उससे कहता रह गया कि वो मुझे आजाद कर दे, लेकिन तब उसने मुझसे ये कहा कि ये सारे काम यूएस की गवर्नमेंट करवा रही है और इसीलिए वो चाह कर भी मुझे छोड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, उसने मुझसे ये वादा किया कि जिस दिन वो यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा उसी दिन वो मुझे आजाद कर देगा। लेकिन प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उसने मुझे कभी आजाद नहीं किया और वो लगातार मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करवाता ही रहा, और इसीलिए जो मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैंने उसे जान से मार दिया। एंड फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं थंडरबोल्ट रॉस का असली इवल चेहरा दुनिया के सामने लेकर आऊंगा, ताकि पूरी दुनिया को ये पता चल सके कि थंडरबोल्ट रॉस असलियत में कैसा इंसान है। और फिर इसी तरीके से मैं थंडरबोल्ट रॉस से अपना बदला लूंगा। और फिर ऐसा करने के लिए मैंने साइड बाइंडर को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया कि वह जापान के कंटेनर को चोरी कर ले, और ऐसा करने के लिए मैंने साइड बाइंडर को CIA के अकाउंट से पैसे भेजे, ताकि जब जापान को इस बारे में पता लगे तब जापान को ये समझ में आई कि ये सारी चीजें थंडरबोल्ट रॉस ने करवाई है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लीडर ने जिस CIA का नाम लिया है वो CIA यूएसए की एजेंसी है, जिसका नाम है सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये CIA हमारे देश के रॉ की तरह ही काम करती है। अब यहाँ पर ये सारी बातें जाने के बाद ही सैम विल्सन को ये भी पता लग जाता है कि अभी कुछ टाइम पहले उसे जिसने फोन कॉल किया था वो भी उसे लीडर नहीं किया था, और अब इसीलिए सैम विल्सन लीडर की इन सारी बातों को जानने के बाद ही ये समझ जाता है कि ये जो भी गड़बड़ियां हो रही है उन सबके पीछे लीडर का हाथ है, और इसीलिए उसके लिए लीडर को पकड़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ पर सैम विल्सन जैसे ही लीडर को पकड़ने की कोशिश करता है, वैसे ही लीडर इस फैसिलिटी के सारे गार्ड्स को अपना गाना सुनाकर हिप्नोटाइज कर देता है और उन्हें अपने वश में करके वो उन सभी को सैम विल्सन और टोरस पर छोड़ देता है।
और इस मौके का फायदा उठाकर लीडर वहां से भाग जाता है, जिसके बाद सैम विल्सन और टोरस इन सारे गार्ड्स का किसी तरह से सामना करते हैं एंड फिर वो लोग भी वहां से निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लीडर अपने प्लान में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जापान कंट्री को ये पता लग जाता है कि उनके एडमिंटम के कंटेनर को चोरी करने के लिए साइड वाइनपर को अमेरिका के सीआई ने पैसे भेजे थे, और इसीलिए इस बात को जानकर जापान कंट्री का पीएम ये समझ जाता है कि उनके साथ ये जो भी कुछ हुआ ये सब एक चाल है, और ये चाल उनके साथ थंडरबोल्ट रॉस ने खेली है। और फिर इसके बाद जापान का पीएम ये डिसाइड करता है कि उसने एडमिंटम को लेकर यूएसए के साथ जो गठबंधन किया था वो उसे तोड़ देता है, और वो अपनी मिलिट्री को सीधा सैलेड आइलैंड पर भेज देता है, ताकि इस तरीके से यूएसए से पहले ही जापान सारे एडमिंटम को अपने काबू में कर ले। लेकिन अब इधर यूएसए के अंदर जैसे ही यूएस की इंटेलिजेंस को ये पता लगता है कि जापान कंट्री सारे एडमिंटम को हासिल करने के लिए सैलेड आइलैंड पर जा रहा है, वैसे ही वो इस बारे में जल्दी से थंडरबोल्ट रॉस को बताते हैं, जिसके बाद ये बात जानते ही थंडरबोल्ट रॉस जल्दी से ऑर्डर देता है और अपनी मिलिट्री को लेकर भी सीधा इंडियन ओशन की तरफ निकल जाता है, ताकि जापान कंट्री से पहले वो सैलेड आइलैंड पर पहुंच जाए और सारे एडमिंटम को अपने काबू में ले ले। और अब क्योंकि दोस्तों जापान और यूएसए जैसी दो बड़ी बड़ी कंट्रीज की मिलिट्री एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है, इसीलिए पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स में ये बात फैल जाती है कि शायद से एडमिंटम को लेकर जापान और यूएसए के बीच वॉर होने वाली है। अब इधर ये सारी बात जैसे सैम और टोरस को पता लगती है, वैसे ही वो लोग भी जल्दी से अपने सूट में सूट अप होते हैं और तेजी से सीधा सैलेड आइलैंड की ओर निकल जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ही सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस का वर्शिप देखता है, और इसीलिए वो जल्दी से उसके अंदर आता है एंड वो रॉस से मिलता है। यहाँ पर सैम विल्सन थंडरबोल्ट रॉस को ये समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि यहाँ पर एक भी गलत कदम उठाने की वजह से दोनों देशों के बीच वॉर हो सकती है। बट इन दोनों की बातचीत के दौरान ही हम दूसरी साइड लीडर को देखते हैं, जो कि सैम विल्सन से बचकर भागने के बाद सीधा एक घर में घुसता है और वहां पर एक फोन लेकर यूएस के 2 पायलट के वायरलेस को हैक कर लेता है। और ये दोनों पायलट इस टाइम पर सेलेटिन आइलैंड के पास ही होते हैं, और इसीलिए लीडर फोन से ही दूर रहकर उन दोनों को अपने वश में कर लेता है और उन दोनों से जापान पर हमला करने के लिए कहता है, जिसके बाद ही यूएस के दोनों पायलट अपने एयरक्राफ्ट्स को लेते हैं और यूएस के वरशिप्स के ऊपर हमला कर देते हैं। ये देखकर जापान को ऐसा लगता है कि यूएसए ने फायरिंग स्टार्ट कर दी है और शायद से ये वॉर की शुरुआत हो चुकी है एंड इसलिए इसके रिस्पांस में जापान भी अपने 2 एयरक्राफ्ट बेचता है, जिसके बाद चारों एयरक्राफ्ट के बीच फाइट होने लगती है। बट ये देखकर सैम विल्सन और उसका दोस्त टोरस जल्दी से वहां पर आते हैं और वो यूएसए के दोनों एयरक्राफ्ट को रोककर उन दोनों के पायलट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद सैम विल्सन जापान को ये समझा देता है कि ये कोई वॉर नहीं है, बल्कि यहाँ पर उनके 2 सोल्जर्स ने बिना परमिशन के फायरिंग कर दी थी। और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि यूएसए और जापान दोनों के बीच की वॉर जो कि होने वाली थी रुक जाती है और दोनों देश अपनी अपनी मिलिट्री लेकर अपने अपने देश वापस आ जाते हैं। इधर सैम विल्सन भी अपने यूएसए वापस आ जाता है, लेकिन दोस्तों वहाँ सेलेसियल आइलैंड के ऊपर सैम का दोस्त टोरस लड़ने की वजह से काफी घायल हो गया था और इसलिए सैम उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर उसका इलाज करवाता है। अब दोस्तों हॉस्पिटल के अंदर ही बकी की एंट्री होती है, यानी कि विंटर सोल्जर की, और विंटर सोल्जर यानी कि बकी बांस यहाँ पर सैम से मिलने आया होता है एंड वो सैम से कहता है कि उसकी लड़ाई के बारे में उसने न्यूज में देखा था, लेकिन यहाँ पर सैम से मिलने के बाद ही वो थोड़ी देर में ही वहां से चला जाता है और उसके जाते टाइम हमें पता लगता है कि बकी यूएसए के अंदर एक पॉलिटिशियन बन गया है। लेकिन अब इन सारी चीजों के बाद हम ये देखते हैं कि यूएसए का प्रेसिडेंट यानी कि थंडरबोल्ट रॉस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी जाती है ताकि एडमिंटम को लेकर जापान और यूएसए के बीच जो टेंशन हो गए थे और दुनिया को ऐसा लग रहा था कि जापान और यूएसए लड़ने वाले हैं, उन सारी चीजों को पूरी दुनिया के सामने क्लियर किया जा सके। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर सैम भी प्रेजेंट होता है और इसीलिए यहाँ पर सैम विल्सन से मिलने के लिए लीडर आता है। यहाँ लीडर सैम विल्सन से मिलके उससे कहता है कि मैंने यूएसए और जापान को का काफी अच्छा प्लान बनाया था और मेरे इस प्लान के जरिए मैं थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने ले आता कि वो कितना ज्यादा इवल है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा ये पूरा प्लान फेल हो गया। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं अभी भी थंडरबोल्ट रॉस की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगा और मैं ये पूरी दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि थंडरबोल्ट रॉस कितना ज्यादा इवल और बुरा इंसान है। अब दोस्तों इसी दौरान हमें ये पता लगता है कि असल में थंडरबोल्ट रॉस को काफी साल पहले से एक खतरनाक बीमारी थी, एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी मौत होने वाली थी और डॉक्टर्स भी थंडरबोल्ट रॉस को बचाने में फेल हो गए थे। लेकिन जब थंडरबोल्ट रॉस ने इस बारे में लीडर को बताया, तब लीडर ने अपने तेज दिमाग की मदद से थंडरबोल्ट रॉस की बीमारी का इलाज ढूंढ लिया और उसके लिए एक खास तरह की दवाई को इन्वेंट किया, जिस दवाई की एक गोली थंडरबोल्ट रॉस रोज खाता है। लेकिन थंडरबोल्ट रॉस को यह पता नहीं था कि लीडर हर बार उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिलाता था और उस दवाई को थंडरबोल्ट रॉस सालों से ले रहा है। इसी वजह से अभी थंडरबोल्ट रॉस की बॉडी के अंदर बहुत ही ज्यादा गामा रेडिएशन भर चुका है और इतने सारे गामा रेडिएशन की वजह से क्या होता है, इसका आंसर हमें यहीं पर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही थंडरबोल्ट रॉस देखते ही देखते रेड हल्क बन जाता है और वो बेकाबू होकर सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगता है और आसपास का कोई भी सोल्जर उसे रोक नहीं पाता है। लेकिन फिर ये चीज देखने के बाद सैम विल्सन
सबसे पहले तो सोल्जर्स के आधो द लीडर को अरेस्ट करवाता है एंड देन वो जल्दी से रेड हल्क को रोकने के लिए आता है, जिसके बाद ही रेड हल्क और सैम विल्सन दोनों के बीच एक बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। लेकिन इस फाइट में हम क्लियरली ये देखते हैं कि रेड हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इस फाइट के अंदर रेड हल्क कैप्टन अमेरिका की शील्ड को जमीन में गाड़ देता है और उसके वाइब्रो से बने दोनों पंखों को भी तोड़ देता है, जिस वजह से सैम विल्सन निहत्था हो जाता है। लेकिन तब उसके बाद ही वो थंडरबोल्ट रोज को रोकने के लिए उसके सामने उसकी बेटी रोज का नाम लेता है और वो थंडरबोल्ट रोज से कहता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहता है कि उसे अपनी बेटी थंडरबोल्ट रोज के लिए शांत होना ही पड़ेगा। और फिर दोस्तों हम भी ये देखते हैं कि बेटी रोज का नाम सुन के थंडरबोल्ट रोज भी कुछ ही टाइम में शांत हो जाता है और फिर से इंसानी रूप में आ जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही थंडरबोल्ट रोज को अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसे उसी जेल के अंदर डाल दिया जाता है जिस जेल के अंदर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में एंटमैन, फैल्कन, वांडा और होकाई को डाला गया था। लेकिन फिर कई दिन बीतने के बाद सैम विल्सन इस जेल में बेटी रॉस के साथ आता है और वो इस जेल के अंदर बेटी रॉस को उसके फादर थंडरबोल्ट रॉस से मिलवा है, जिसके बाद थंडरबोल्ट रॉस को अपनी बेटी रॉस से मिलकर काफी खुशी होती है। इसके साथ ही अब क्योंकि सैम विल्सन ने साबित कर दिया था कि थंडरबोल्ट रॉस पर अटैक करवाने वाला द लीडर है, इसीलिए इस बात को साबित करने के बाद ही वो आइज ब्रैडली को भी जेल से बाहर निकलवा लेता है और अपने दोस्त आइज ब्रैडली को अपने साथ ले जाता है। और फिर इसके साथ ही दोस्तों ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद इस मूवी के अंदर एक एंड क्रेडिट सीन आता है और इस सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जिस जेल के अंदर थंडरबोल्ट रॉस को रखा गया था उसी जेल के अंदर लीडर को भी रखा जाता है और इसीलिए सैम विल्सन यहाँ पर लीडर से मिलने भी आता है। लेकिन जब सैम विल्सन लीडर से मिलने आता है तब लीडर उसे फ्यूचर को लेकर अलर्ट करता है और वो सैम विल्सन से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि तुमने मुझे यहाँ पकड़ के सब कुछ ठीक कर दिया है और अब शायद से तुम्हारी दुनिया पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन असल बात तो ये है कि मैंने अपने दिमाग की मदद से सारी पॉसिबिलिटीज देख ली है और इसीलिए मुझे पता है कि वो सब आ रहे हैं और जब वो सब आएंगे तब तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। ये बात सुनकर सैम विल्सन लीडर से पूछता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रहे हो और कौन आने वाला है, जो सुनकर लीडर सैम विल्सन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दुनिया इस पूरे ब्रह्मांड में इकलौती दुनिया है। सच बात तो ये है कि तुम्हारी दुनिया के अलावा और भी अनगिनत दुनिया है और उन सभी दुनिया में वो सब रहते हैं और अब वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए देखते हैं कि जब वो सब आएंगे तब तुम उन सब से अपनी दुनिया को कैसे बचाते हो। लेकिन दोस्तों लीडर के ये सब बोलने के बाद ही ये एंड क्रेडिट सीन यहीं पर खत्म हो जाता है और खत्म होने के साथ ही हमारे मन में ये सवाल छोड़ जाता है कि आखिरकार ये वो सब कौन है जिनकी लीडर बात कर रहा है। वैसे अगर इस बारे में आपकी खुद की कोई थ्योरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना ताकि उन सारी थ्योरी के बारे में मेरे साथ साथ बाकी सब भी जान सके। बाकी दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कैप्टन अमेरिका के फैन हो तो कमेंट्स में कैप्टन अमेरिका जरूर लिखना और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए